आज का वीडियो आरक्षण के ऊपर है। वीडियो लंबा है। आरक्षण के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो लंबा जरूर है, पर ये एकमात्र ऐसी वीडियो है जिसमें आपको आरक्षण के जो बदलाव हुए हैं और आरक्षण की व्यवस्था क्यों है, कैसे है और कब तक रहेगी, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो कृपया करके इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द दिल्ली डायलॉग्स पर। मैं हूं आपका मित्र चंद्रशेखर एडवोकेट। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपको जानकारी देने जा रहा हूं। हालांकि ये सभी को ज्ञात है विषय, ऐसा नहीं है कि ये इसके बारे में कोई जानता ना हो। विषय है आरक्षण। बहुत संवेदनशील मुद्दा है और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। मैंने इसमें काफ़ी रिसर्च भी करी है। कैसे आरक्षण लागू हुआ, क्या आरक्षण देना जरूरी था और आरक्षण के क्या लाभ हैं, क्या इसके दुष्प्रभाव हैं और ये आरक्षण व्यवस्था कब तक चलेगी और इसके समय के साथ साथ इसमें कैसे कैसे बदलाव होते रहे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या आरक्षण अंडर प्रिविलेज लोगों को देने की आवश्यकता थी? मतलब जो लोग निचले तबका है, जो जिनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही, सुविधाओं से अभाव है जिनको, क्या उनको आरक्षण देना चाहिए? बिल्कुल आरक्षण देना चाहिए। आरक्षण की नितांत आवश्यकता है। आरक्षण देना बहुत आवश्यक है। अच्छा, इस बात को शुरू करने से पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगा। कुछ लोग मेरी यहाँ पे जाति ढूंढने सकते हैं कि मैं किस जाति का हूँ। तो भाइयों, मैं शूद्र जाति का हूँ। मैं इस समय जब सेवा करता हूँ तो शूद्र हूँ, जब ज्ञान देता हूँ तो ब्राह्मण हूँ। अब मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ तो आप मुझे ब्राह्मण भी समझ सकते हैं। जब रक्षा का कार्य करता हूँ तो मैं क्षत्रिय हूँ और व्यापार का समीक्षा करता हूँ, देखता हूँ, कार्य करता हूँ तो मैं वैश्य हूँ। तो मैं एक पूर्णतः भारत का नागरिक हूँ, भारतीय हूँ, हिंदू हूँ, सनातनी हिंदू हूँ और शूद्र भी समझ सकते हैं मुझे कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। पर जो जानकारी मैं आपको देना चाह रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, 1882 के आसपास आरक्षण की मांग उठने लगी। बहुत जो दबे कुचला समाज था हमारा भारत का, जिनको कोई सुविधाएं प्राप्त नहीं होती थी, उनके लिए आरक्षण की मांग उठी। शाहूजी महाराज थे कोल्हापुर के, उन्होंने जो अंडर प्रिविलेज लोग थे उनको आरक्षण की व्यवस्था की। 1882 में हंटर कमीशन अंग्रेजों द्वारा गठित किया गया, जिसके अंदर महात्मा ज्योतिराव फुले ने निःशुल्क शिक्षा और अन्य सुविधाओं के लिए उनको अनिवार्य रूप से लागू करने की सिफारिश की और देखा कि जो जिन लोगों को उसकी आवश्यकता है उनको निःशुल्क दी जाए। फिर इसके आगे 1882 से आगे 1891 के अंदर त्रावणकोर में एक समिति बनी जिसमें प्रदर्शन हुए, नौकरियों के लिए आरक्षण की बात की गई। हालांकि उस समय समझते हैं अंग्रेजों का शासन था, पर नौकरी तो तब भी होती थी ना भाई, सरकारी सेवाएं तो तभी थी, अंग्रेजों के अंडर थी। उसके बाद 1901 में फिर शाहूजी महाराज कोल्हापुर के यहाँ भी ऐसा शुरू हुआ और 1908 में अंग्रेजों ने बहुत सारी जातियों को से बात की जिनका प्रशासन में भी थोड़ा बहुत हिस्सा था, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था का एक शुरुआत की। बहुत शुरुआत उनकी बहुत लघु थी, बहुत सूक्ष्म थी, पर शुरुआत तो हुई, ये आप मान सकते हैं। तो उसके बाद आगे चलते गए, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हुए, उसमें सब चीज़ों की समीक्षा, अंग्रेजों का बता रहा हूँ मैं आपको भी, उसमें सभी चीज़ों की समीक्षा होती रही। 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919 में आरक्षण का प्रावधान डाला गया
1981 में जातिगत जो प्रमाण पत्र मिलना शुरू हुआ, सरकारी आज्ञा पत्र मिलना शुरू हुआ और आज्ञा पत्र भी जारी हुआ। गजट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब वहाँ अंग्रेजों का शासन था भारत के अंदर, तो उन्होंने एक गजट निकाला जिसे भारत सरकार का पत्र कहा गया अंग्रेजों ने। उसके अंदर जो नॉन ब्राह्मण या मतलब नॉन जो अपर कास्ट नहीं थी, लोअर कास्ट के लिए 44%, जनरल के लिए 16% और मॉडर्न्स के लिए, मुसलमानों के लिए 16% और एंग्लो इंडियंस के लिए 16% और 8% जो है एसटीज के लिए। एसटी समझते हैं ना, जनजातियाँ जो जंगल में बस रही हैं, कबीलों में रह रही हैं, उनके लिए रखा गया। इस प्रकार बात आगे चलती गई। 1935 में पूना समझौता हुआ, आप सबको मालूम है, बहुत फेमस था। गांधी जी और बाबा राव भीमराव रामजी, हमारे भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी ने समझौता किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात घटना घटित हुई कि जो दलित थे, दलितों के लिए निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षण की व्यवस्था की गई, एक महत्वपूर्ण बात थी। और 1935 में ये इस पर सहमति बनी और ये लागू भी हुआ। तो शायद आपको बहुतों को मालूम होगा, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, परंतु 1942 में आते आते जो हमारे भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर जी ने केवल अनुसूचित जातियों के लिए ही इसकी पैरवी शुरू की थी। बाद में जब संविधान बनना शुरू हुआ, मैं बताता हूँ उसके बारे में, तब जनजातियों को भी इसके अंदर जोड़ा गया। शुरू में उन्होंने केवल, क्योंकि हमारे बाबा साहब अनुसूचित जाति से थे, तो हालांकि उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध उनके गुरु जिन्होंने उनको अपना नाम दिया वो ब्राह्मण थे, और अम्बेडकर उन्होंने अपना नाम दिया, और जो एक वहाँ के रियासतदार थे जिन्होंने उनको विदेश उच्च शिक्षा के लिए भेजा, वो क्षत्रिय थे। तो पर बाबा बहुत होनहार छात्र थे, उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की विदेश में जाके, और लोग कहते हैं कि उनकी सभी जो परीक्षाएं पास की, तृतीय श्रेणी में पास की। इस बारे में मेरे पास कोई ठोस जानकारी नहीं है, पर सब जगह ये कहते हैं। परंतु उस समय उन्होंने इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त की, ये भी एक बड़ी बात थी। कुल मिला के फिर कैबिनेट मिशन आया 1946 में। ये मैं आपको ब्रीफ दे रहा हूँ, मैं इसका कंक्लूजन बताऊंगा बाद में। अभी आप समझ लीजिए कि कैसे कैसे परिवर्तन होता रहा आरक्षण की व्यवस्था में। 1947 में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की, संविधान बना, संविधान के लिए मसौदा तैयार करने की बात हुई। हमारे डॉक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो है ड्राफ्टिंग कमेटी, हालांकि संविधान सभा के अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, पर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष जो डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर जी थे, उनके साथ भी बहुत सारे सहयोगियों ने संविधान तैयार किया, जिसमें केवल 10 सालों के लिए आरक्षण का बात की गई कि 10 सालों के लिए जो दलित वर्ग है, जो जिनको सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाई हैं, उनको बराबरी पे आने के लिए, बराबरी बहुत आवश्यक थी, क्योंकि हमारा संविधान ये कहता है कि सभी को बराबरी का दर्जा देता है संविधान। सभी के लिए कानून सामान्य रूप से मान्य हैं, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी वर्ग का है। तो बराबरी पे आने का मौका देने के लिए 10 साल के लिए उसको प्रावधान किया गया। परंतु राजनीतिक फायदे के लिए या राजनीतिक व्यवस्था के कारण उसको समय के अनुसार बढ़ाया गया। और क्योंकि जो हमारे दलित समुदाय है, मेरा दलित समुदाय जो है, उनको 10 साल में उनका उत्थान होना असंभव सा था, उसके लिए उसको निरंतर बढ़ाया गया। 1953 में 1953 में जो कालेलकर आयोग की गठन किया गया, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजातियों के साथ जो बीसी हैं, बैकवर्ड कास्ट, अन्य बैकवर्ड कास्ट, उनके लिए भी सिफारिश की गई। उनका संबंध का रिपोर्ट उन्होंने जारी की। हालांकि वो उनकी रिपोर्ट में कुछ अनुसूचियों को केवल संशोधन किया गया और रिपोर्ट के बारे में कुछ ज़्यादा विशेष तरजीह नहीं दी तत्कालीन सरकार ने।
ओबीसी का जिक्र उसमें आया, अदर बैकवर्ड कास्ट या बैकवर्ड कास्ट कहते हैं। 1979 में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए जो लोग हैं उनका मूल्यांकन करने के लिए मंडल आयोग की गठन किया गया। वीपी मंडल जी जो बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, अंशकालिक मुख्यमंत्री थे, वो इसके अध्यक्ष थे। उन्होंने रिपोर्ट तैयार की, उसको आयोग को मंडल आयोग कहते हैं, उनकी रिपोर्ट तैयार हो गई। उन्होंने पाया कि 52% जो लोग हैं वो पिछड़ी, भारत की कुल आबादी का पिछड़ी जाति से हैं। तो 52% बहुत बड़ा हिस्सा होता है, वो पिछड़ी जाति के हैं। अब ये जो जातियां उन्होंने निकाली, ये 1930 में जातिगत जनगणना हुई थी, उसके आधार पर उन्होंने ये जातियों को निकाला, जिसके अंदर 1257 जातियां थी जो पिछड़ी जातियों में जिनको माना गया। अब पिछड़ी जातियों में माना गया, हालांकि ये बाद में आके 2000 या 2200 से ऊपर की जातियां हो गई। 1980 में ये रिपोर्ट की गई जिसमें 22%, पहले 15% एससी के लिए, 7.5% एसटी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 22%, 22.5 और 7% उनके लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, ट्राइब्स के लिए रखा गया था। प्लस 27% इसके अंदर और जोड़ा गया कि वृद्धि करने की सिफारिश की गई। मतलब कुल आरक्षण 49.5% की व्यवस्था की गई। पर कांग्रेस ने उस रिपोर्ट को उठा के ठंडे बस्ते में रखा। इंदिरा गांधी जी ने उसमें कुछ नहीं करा। ये घोषणा हुई थी, ये इसका गठन हुआ था जब मोरारजी भाई की सरकार थी, और इंदिरा गांधी फिर आई, उन्होंने कुछ नहीं करा। फिर साथ में राजीव गांधी जी ने भी कुछ नहीं करा, क्योंकि जब उनकी माता जी ने कुछ नहीं किया था तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया। रिपोर्ट ठंडे बस्ते में रखी गई। 1991 में 90 में तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को सरकारी सेवाओं में भी, नौकरियों में भी लागू कर दिया। हालांकि इसके विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुए। दिल्ली के एक छात्र थे राजीव गोस्वामी, उन्होंने आत्मदाह की प्रयास किया, वो बहुत गंभीर रूप से घायल हुए, बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हुए, और बहुत सारे छात्रों ने भी इसका अनुसरण किया, परंतु मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हो गई। हालांकि इसके पीछे भी एक कहानी है, वो वीपी सिंह ने ऐसा क्यों किया। जब इंदिरा गांधी जी ने नहीं करा, राजीव गांधी जी ने नहीं करा, तो वीपी सिंह जी ने क्यों किया, ये अलग है, इसमें कभी फिर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इसका बात करने का कोई औचित्य नहीं है। देखिए, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है ये, परंतु जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद 1991 में नरसिम्हा राव जी ने, राजीव गांधी जी की जब हत्या हो गई थी, प्रधानमंत्री बने नरसिम्हा राव, तो उन्होंने अगड़ी जातियों को 10% आरक्षण शुरू करा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। उन्होंने व्यवस्था की। 1992 में एक फेमस फैसला है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी को जो आरक्षण दिया उसको सही ठहराया। 1995 में 77वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, जिसके अंदर एक महत्वपूर्ण बदलाव किया जो आपको जानना अत्यंत आवश्यक है, कि जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को नौकरी के बाद प्रमोशन, तरक्की के लिए आरक्षण का समर्थन किया गया, और इसको आर्टिकल 16(4)A के अंदर डाला गया। बाद में 85th जो अमेंडमेंट हुआ उसमें भी इसी वरिष्ठता को आगे लागू कर दिया गया। अब एक महत्वपूर्ण बात ये कि मंडल आयोग की जो सिफारिशें थी उसमें कहा गया कि भी 1930 की गणना की गई है, जातिगत गणना जो थी, जनगणना, उसके आधार पर की गई है, तो उसके बारे में इफेक्ट्स बहुत आए, और ये पाया गया, जो हमारा राष्ट्रीय सर्वेक्षण ने संकेत दिया, अपनी रिपोर्ट बनाई, उसने ये पाया कि जो 1200 से ऊपर की जातियाँ थी, 1200 तो मंडल आयोग ने बताई थी, परंतु उससे ऊपर की भी जातियाँ जो ओबीसी में आती हैं, उसमें बहुत सारी जातियाँ तो इतनी मजबूत हैं जिनको हम सामान्य वर्ग कहते हैं, अगड़ा वर्ग कहते हैं, अगड़ी जाति कहते हैं। उसमें
ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय समाज हो गया और अन्य सामान्य जाति हो गई, उनसे भी उनकी स्थिति बहुत मजबूत है। पर इस पे कोई भी इफ एंड बट्स स्वीकार नहीं किया सरकार ने। अब आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण फैसले के लिए। पीए इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक बहुत लैंडमार्क डिसीजन है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस बेंच ने ये डिसीजन दिया कि कोई कॉलेज अगर वो सरकारी सहायता प्राप्त नहीं है, उसने अपने आप कॉलेज खोला है, तो उसको जो है आरक्षण नीति उसके ऊपर नहीं जारी लागू होगी। परंतु ये 2005 में डिसीजन आया था, 12 अगस्त 2005 में, परंतु तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने निजी शिक्षण संस्थानों के बारे में था, ये निजी शिक्षण संस्थानों में भी लागू कर दिया। सरकार ने संशोधन किया, 93वां संविधान संशोधन किया, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट के रख दिया और 2006 में केंद्र सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए भी आरक्षण शुरू हो गया। कुल आरक्षण की संख्या हो गई 49.5%। सुप्रीम कोर्ट ने 50% की सीलिंग लगा रखी थी। अब देखिएगा ये 49.5% है, पर ये आगे कई राज्यों में और लगभग भारत में 69% के आसपास हो चुका है। अब आते हैं, बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला दिया किसके बारे में, ओबीसी के लिए। कहा कि इसके अंदर एक है ना, जैसे राष्ट्रीय सर्वेक्षण ने जो हुआ था जातीय ओबीसी जातियों के बारे में, जिसने ये पाया कि जो जातियां हैं पिछड़े जातियां जिनको हम कह रहे हैं अदर बैकवर्ड कास्ट या बैकवर्ड कास्ट, उसमें बहुत सारी जातियां तो ऐसी हैं जो अगड़ी जातियों से भी संपन्न हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने मलाईदार परत, क्रीमी लेयर शब्द का यूज किया और क्रीमी लेयर की व्याख्या तत्कालीन सरकार ने की कि जिसकी सालाना आय 2.5 लाख रुपए से ऊपर है उसको क्रीमी लेयर में माना जाएगा और उनको ओबीसी का होने का फायदा उनको नहीं मिलेगा। चलिए जी, अब इसके अलावा भी ये भी कहा जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टेड अकाउंटेंट है, फिल्म स्टार है और किसी बड़े पद पे एडवाइजर है या मीडिया में है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश है या नौकरशाह है, आईएएस है, आईपीएस है, सिविल सर्वेंट है या पीसीएस है, और या फिर कर्नल रैंक से ऊपर का है, मेजर रैंक से ऊपर का है, कर्नल रैंक और उससे समकक्ष है, उससे ऊपर का है, उनके बच्चों को या उनको जो, और साथ में जो ए क्लास ऑफिसर है या बी क्लास ऑफिसर है, उनको ओबीसी का लाभ नहीं मिलेगा, होने का लाभ नहीं मिलेगा। ये व्याख्या की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों और विधायकों के बच्चों को भी इस कोटे से बाहर रखने की सिफारिश की, उनके लिए तो मना ही कर दिया, इनकी उन्होंने सिफारिश की। तो ये बात रही 2006 तक की। हालांकि बहुत सारे फैसले भरे पड़े हैं, फैसलों से पटे पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी भी कितनी पीआईएल दाखिल हैं, कितनी पीआईएल भरी पड़ी हैं, पर उसका क्या लाभ, कुछ लाभ नहीं। बहुत सारे फैसले मैं उनमें जाना नहीं चाहूँगा। मैंने आपको 2 फैसले बताए, इंदिरा साहनी का और पीए इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। जो क्रीमी लेयर की बात उसके बाद आई, इसमें क्रीमी लेयर पहले तो उसका निजी शैक्षणिक संस्थानों में 7 जजों के फैसले को पलट दिया गया। अब आती है बात कि क्रीमी लेयर को 2004 में सरकार ने क्या हुआ, अपने वोट बैंक के लिए जो क्रीमी लेयर जिसे हम कह रहे हैं, क्रीमी लेयर को उठा के उन्होंने 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर सीधा का सीधा कर दिया 8 लाख रुपए, और अब वर्तमान मोदी सरकार इसको शायद 12 लाख रुपए से ऊपर का करने जा रही है। इस वीडियो को अभी यहीं पे समापन करते हैं और भाग 2 में मैं बताऊंगा आरक्षण के प्रकार, कितने प्रकार के आरक्षण हैं और तमिलनाडु में आरक्षण की क्या व्यवस्था है और कैसे पॉलिटिकल टूल्स की तरह आरक्षण को यूज़ किया जा रहा है, आरक्षण की उपयोगिता क्या है, क्या वो सार्थक हो पाई है, उद्देश्य जो आरक्षण के थे समाज में बदलाव लाने के लिए, समाज में समानता लाने के लिए क्या पूरे हो गए और आरक्षण कब तक। तो अगला भाग जरूर देखिएगा।
नमस्कार।